Okay, students. So we was last time doing properties of ammonia. Okay, अमोनिया कर लिया था, अभी नाइट्रोजन के कंपाउंड ही आज भी डिस्कस करने वाले हैं हम। जैसे आगे आपके पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये मैंने दो टेबल उठाए हैं, एनसीईआरटी से ही हैं ये, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के। ओके, सबसे पहली प्रेपरेशन का टेबल है ये, एनसीईआरटी का टेबल नंबर 7.3 है। ओके, जैसे आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन कई सारे ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे इट कैन फॉर्म डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1। ओके, इट कैन फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ओके, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। इट कैन फॉर्म डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3। ओके, कैसे निकल रही है, आपको पता है ऑक्सीजन -2 शो करेगा अगर वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है। ओके, ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, -2। तो अगर नाइट्रोजन की x मान लें, 2 नाइट्रोजन है, क्लियर, और 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2, ओवरऑल चार्ज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बताई थी ना बाय फॉर्मूला। तो इट कम्स आउट टू बी, x कम्स आउट टू बी 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, सिमिलरली NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +4 है। N2O4, इसमें भी नाइट्रोजन की +4 है। N2O5, इसमें नाइट्रोजन की +5 है। जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5, बट उसकी कोवलेंसी 5 नहीं हो सकती, कोवलेंसी मैक्स टू मैक्स 4 हो सकती है, वो भी एक कंडीशन के साथ कि उसको एक जो है वो डेटिव बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे इनके आगे कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनता है, यू नो दैट अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करो देन यू विल गेट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, इट इज अ कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल। जैसे मैंने बोला था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, अगर मान लो कोई एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा ऑक्साइड शो कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन की एग्जांपल ही करी थी हमने, तो जिनमें नाइट्रोजन लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होंगे। ओके, हम कहते हैं लेस एसिडिक होंगे, मतलब न्यूट्रल हो गए ये। ओके, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, उनका एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। जैसे देखो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो भी न्यूट्रल है, बट नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जो है ये एसिडिक है, ये वीकली एसिडिक है वैसे, हालांकि यहाँ पे साथ में लिख भी दो चाहे, इट इज वीकली एसिडिक। वीकली। ओके, उसके बाद NO2, इट इज ब्राउन गैस। ओके, जो N2O3 है ये ब्लू सॉलिड होता है, ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो NO2 है वो ब्राउन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, आपको पता ही है, ये तो पढ़ी 10th में भी पढ़ी होगी आपने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन गैस, इसके ब्राउन फ्यूम निकलते हैं जब ये बनती है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या है, सॉरी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। NO2 जो है वो डायमराइज करके N2O4 बना देता है, क्यों बनाता है अभी आगे अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 2NO2 is going to dimerize to give N2O4. Okay, it is colorless solid or liquid acidic. Okay, उसके बाद N2O4 जो है ये लिक्विड कलरलेस सॉलिड होता है या लिक्विड होता है एसिडिक, वेराज जो NO2 होती है वो ब्राउन गैस होती है। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, इसका जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ये आप खुद देखते रहना बाद में, इट इज कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक। ओके, ये इनके मेन मेन प्रिपरेशन रिएक्शन जो है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ओके, कई बार आपको इनमें से ही ऐसे क्वेश्चन में जैसे कन्वर्जन ही आ जाती है कि 2NO प्लस N2O4 विल गिव दैट इज N2O3। ओके, अदरवाइज वैसे इस चैप्टर में से लॉजिकल क्वेश्चन ही आता है, जैसे कि नाइट्रोजन अपनी पेंटा अपनी जो कोवलेंसी है वो 5 शो क्यों नहीं करता, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बनते हैं। बट कई बार क्रैमिंग टाइप भी आ सकता है, तो इसलिए उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है आप लोगों ने। चलो, अगले पेज पे भी टेबल ही है। ठीक है, अब जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर इस चैप्टर में मेन जो है वो क्या है आपका, स्ट्रक्चर भी बहुत मेन है। जो हम लास्ट ईयर करते थे ना केमिकल बॉन्डिंग में, जिसको किसी को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में प्रॉब्लम है तो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस ऑलरेडी बन रखी हैं, तो आप उनका हेल्प भी ले सकते हो, और उसकी अलग ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है। ओके, अगर आप बोलोगे तो मैं भी आपको भेज दूंगा, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बता देना, मैं आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो भेज दूंगा। ओके, अब जैसे टेबल 7.4 स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया टेबल।
जैसे नाइट्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर एग्जांपल N2O का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ओके, और इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, ओके। तो ये हो गया आपके पास, इसमें आपने बस करना क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ओके, इनकी आप प्रैक्टिस ही करोगे, ओके। NO, NO का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। फिर कई बार क्या होता है, कई बार आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाए तो कई बार जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बट फिर भी वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो कई बार आपको ऐसे एक्सेप्शनल बिहेवियर भी देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट थोड़ी ना कंप्लीट हुआ है, ओके। ये तो उल्टा हाइपर वैलेंट हो गया, देखो 9 बन गए इसके अराउंड, नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनको, नहीं 9 नहीं है, नहीं 9 ही है, नहीं 7, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ओके क्लियर। जैसे N2O3, इसके केस में सभी एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हुआ है, इसमें भी कुछ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ओके। बाद में आया NO2, NO2 इज लाइक दिस, इसमें भी देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, नाइट्रोजन हाइपर वैलेंट हुआ पड़ा, देखो नहीं हाइपर वैलेंट नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन के अराउंड से 7 इलेक्ट्रॉन है, ओके। बट फिर भी NO2 एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, बट NO2 को जब भी मौका मिले ये डायमराइज होके N2O4 बना देता है, क्यों? क्योंकि N2O4 बनाने पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल NO2 और दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेता है, तो इससे होता क्या है, नाइट्रोजन का, दोनों के नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ये बॉन्डिंग करने से, ओके। तो इसलिए वाई NO2 डायमराइज का आंसर क्या है, दैट नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है NO2 में, ओके। तो इसलिए दो NO2 के मॉलिक्यूल जो हैं दे कंबाइन टू गिव N2O4, ओके। और N2O4 लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, ओके। उसके बाद N2O4 का स्ट्रक्चर आपके पास ये आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे वाले दो जोड़े हुए हैं, ये एक NO2 है और ये दूसरा NO2 है, इन दोनों का एक बॉन्ड बना दिया हुआ है इसकी, यहाँ पे, यहाँ से देखो, ओके। और नेक्स्ट N2O5 में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड है, N2O5 के केस में क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन भी एक एक्स्ट्रा, जैसे इसी में आप मान लो कि एक बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड ना बना के ऑक्सीजन के थ्रू ब्रिजिंग करवा दी हुई है, फिर भी उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ओके लाइक दिस। आप इनकी बना के प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएंगे, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार आपको खुद बनाने पड़ेंगे ही। चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डन हो गए, वही आपने उतने पढ़ना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रिक एसिड, यू नो दैट, यू वेरी वेल नो HNO3, दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है ये, ओके क्लियर। नाइट्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा होता है, एक ऑक्सीजन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, जो OH बचता है उसके साथ वो सिंगल ये वाला बॉन्ड बना रहा होता है, कोवलेंट, ओके। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। अब आगे आती है प्रेपरेशन, इसकी प्रेपरेशन कैसे करवा सकते हैं हम, प्रेपरेशन के लिए डिपेंड करता है आप कमर्शियल स्केल पे करवाना चाह रहे हो, लेबोरेटरी में करवाना चाह रहे हो। जैसे इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3, पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इन अ ग्लास रिटोर्ट। रिटोर्ट क्या होता है, ऐसी वाली ट्यूब होती है, ये मैंने आपको साथ में पिक्चर अटैच कर रखी है ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लास रिटोर्ट, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आपके यहाँ पे जो वेपर बनेंगे नाइट्रिक एसिड के, तो वो यहाँ पे कंडेंस हो गए, यहाँ आप कलेक्ट कर लोगे ऐसे, एक तरह का कंडेंसर का काम करेगा ये, ओके। इसको बोलते हैं ग्लास, इस एपरेटस को बोलते हैं ग्लास रिटोर्ट, ओके। NaNO2 sorry NaNO3 plus H2SO4 is going to give sodium हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HNO3, HNO3 को आपने यहाँ पे अलग से कंडेंस कर लेना, ओके। अगर आपने कमर्शियल प्रिपरेशन करवानी है तो आपको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस लगाना पड़ेगा। कमर्शियल प्रिपरेशन जो है लेबोरेटरी में तो चलो ये वाला मेथड चल जाता है, कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए आपको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस लगाना है। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस इज कंटेनिंग 3 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना।
कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक मतलब आप ऑक्सीजन के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी को यूज कर लो। तो अमोनिया और ऑक्सीजन दे विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोहोडियम। ओके, ये गॉज लिखा हुआ, गॉज क्या होता है, ये जाली टाइप जैसे ऐसे होते हैं, इनके ऊपर ये रिएक्शन हो रही है। ओके, दे विल प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर दीज टू, सो दैट वो आपस में वहां पे आके कांटेक्ट में आ पाए, और आपका प्रेशर भी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है, एंड यू विल गेटिंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, अब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टेप 2 में क्या होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वैसे भी स्टेबल नहीं होती, आज ही मैं थर्मोडायनेमिक्स में करवा रहा था। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इसके लिए जो एंथैल्पीज की वैल्यू है, दैट इज ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस NO ने NO2 में कन्वर्ट होना ही होना है बाय दी फर्दर ऑक्सीडेशन। फर्दर ये जो NO है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इट गेट्स कन्वर्टेड टू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको जब आप, ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में बना, जो ब्राउन फ्यूम, जिसके ब्राउन फ्यूम होते हैं ना, ठीक है, इसको आपने जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया, देन इट विल गिव 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 1 वाटर मॉलिक्यूल टू गिव HNO3, 2 HNO3 मॉलिक्यूल्स। ये आपका नाइट्रिक एसिड बन गया। ओके, और जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दोबारा से बनेगी, इसको आप दोबारा से ये फर्स्ट स्टेप में, ये वाला जो सेकंड स्टेप में यूज कर लोगे, टू इन ऑर्डर टू फॉर्म NO2। तो ऐसे आपका अल्टीमेटली नाइट्रिक एसिड बनता जाएगा। स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, अमोनिया। ऑक्सीजन तो आपको एटमोसफेयर से मिल रही है फ्री में। ओके, सो दिस इज द Ostwald प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में शायद आपको पता ही होगा कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, पहले वैसे चलो ये वाली पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही है, ये भी पता ही है। इन एक्वा सॉल्यूशन HNO3 बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। HNO3 को जब भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये अपने H पॉजिटिव आयन लिबरेट करवा के इसको दे देता है, तो क्या बनता है इससे, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या बचा, बच गया आपका नाइट्रेट आयन। ओके, क्लियर। मतलब कहने का बात यह है कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव हाइड्रोनियम आयन। ओके, उसके बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रिक एसिड के बारे में। कई जगह आपने देखा होगा नाइट्रिक एसिड को एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज भी किया जाता है। एंड अटैक्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के, क्योंकि आपको पता ही है ये दीज मेटल्स आर वेरी वेरी इनर्ट। ओके, द प्रोडक्ट आफ्टर ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन। अब देखो, अब हमें ये तो पता लग गया कि HNO3 जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कि आपका जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है जो आप नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ले रहे हो। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, कौन से मेटल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका एंड प्रोडक्ट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ एंड प्रोडक्ट डिपेंड करता है, आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, और 10th में भी ये भी हम पढ़ लेते हैं कि मेटल व्हेनेवर रिएक्ट विद एसिड्स दे आर गोइंग टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये जनरल फिनोमिना बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, जैसे कोई भी मेटल एसिड में अगर हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, व्हाट यू विल गेट जिंक नाइट्रेट। ओके, सॉल्ट में जो अनायन है वो कहाँ से आता है, वो नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट आता है। ओके, प्लस हाइड्रोजन। ओके, ये बनना चाहिए लॉजिकली, बट एक्चुअल में हाइड्रोजन कभी भी लिबरेट नहीं होती। जब भी आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो किसी मेटल के साथ, तब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो हाइड्रोजन निकलती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू वाटर, और खुद कन्वर्ट होकर या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, या तो N2O बन जाएगा, या NO बन जाएगा। वो डिपेंड करता है आपका कंडीशंस के ऊपर, ये वाली कंडीशंस जो हमने बोली ना, ठीक है, ये इसी के लिए बात बोली है। जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। अगर कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है तो होगा क्या, यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट, सॉल्ट, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ओके,
उसके बाद बट अगर कंसंट्रेटेड HNO3 हो, तो जैसे डाइल्यूट के केस में क्या हुआ, 3 कॉपर के एटम्स रिएक्ट किए 8 के साथ, मतलब एक कॉपर का एटम रिएक्ट कर रहा है 8/3 नाइट्रिक एसिड के साथ, ऐसे बोल सकते हैं हम। 8/3 कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, 2.6। ओके, वेयर एज अगर कंसंट्रेटेड लोगे तो HNO3 ज्यादा होगा, तो उसके केस में एक कॉपर जो है वो 4 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है इन ऑर्डर टू गिव सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहले क्या बन रहा था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाइल्यूट के केस में। ओके, इट मींस हमें क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, आपका नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन है, इसमें एक नाइट्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन है प्लस वाटर। ठीक है, सिमिलरली जिंक वाले एग्जांपल से भी क्लियर करते हैं। अगर 4 जिंक के एटम रिएक्ट कर रहे हो और उसमें आपने डाइल्यूट HNO3 डाला, तो डाइल्यूट HNO3 का मतलब रेशो क्या चल रही है, एक जिंक के लिए कितना नाइट्रिक एसिड मिलेगा, 10/4, 2.5, 2.5 नाइट्रिक एसिड। मतलब एक जिंक का मॉलिक्यूल जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो 2.5 HNO3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है इन ऑर्डर टू गिव जिंक नाइट्रेट, ये क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस वाटर। यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा और ऑक्सीजन कम क्यों है, क्योंकि आपके पास नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लिया, इसकी एक्सेस में अमाउंट नहीं मिली हमें। जब आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो होता क्या है, एक जिंक के साथ 4 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं इन ऑर्डर टू गिव जिंक नाइट्रेट। सॉल्ट तो हर बार वही सेम बन रहा है, अमाउंट अलग अलग बन रही है, कि ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा वो डिपेंड करता है। प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई ना। ओके, तो ये फर्क है कि आपके पास अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है कि नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है। और भी फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, और जैसे यू कैन से मटेरियल कौन सा, जैसे कॉपर के केस में आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है डाइल्यूट के लिए, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है कंसंट्रेटेड के लिए। बट जिंक के केस में डाइल्यूट के लिए आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनता है, ऑक्साइड बनता है, ना कि NO। ओके, तो ये आपको डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के ऊपर। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर का रोल तो बताया नहीं। टेम्परेचर का रोल ऐसे है, जैसे लो टेम्परेचर पे अगर आपको ये रिएक्शन आप लो टेम्परेचर पे करवा दो, तो होगा क्या, 2NO के मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करके वो आपस में कंडेंस करके क्या बना लेते हैं, N2O4। तब यहाँ पे NO2 ना आके N2O4 होगा। ओके, लो टेम्परेचर पे ये कंडेंसेशन होगी, तो उस टाइम आपको ब्राउन फ्यूम इसके ना दिखेंगे, उल्टा आपको क्या होगा, आपको कलरलेस लिक्विड मिलेगा, कौन सा, N2O4 का, लो टेम्परेचर। ओके, आगे मैंने एक क्वेश्चन ही आपको ऐड कर दिया है, वैसे ये 10th लेवल का ये क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड डू नॉट रिएक्ट हाइड्रोजन गैस do not produce hydrogen gas on reaction with metals. HNO3 being strong oxidizing agent oxidizes H2O produced through water. H2O जो बननी थी उसको H2 जो बननी थी उसको ऑक्सीडाइज करके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और खुद का कोई ना कोई ऑक्साइड बना देता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये रिएक्शन, अगर मैं इस रिएक्शन की ही बात करूं, ये रिएक्शन 2 स्टेप में अक्कर हुई है। कैसे अक्कर हुई है, कॉपर ने, इसको ऐसे समझो, कॉपर ने, बैलेंसिंग को इग्नोर करूंगा अभी मैं, कॉपर ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। मान लो टेम्परेली उसने हाइड्रोजन बनाई थी, बट जैसे ही ये हाइड्रोजन बनी तो बाकी जो HNO3 के मॉलिक्यूल हैं जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए, उन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज कैसे कर दिया, किस में करेगा, वाटर में करेंगे ना, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो गया। और ये खुद अपना इसका खुद का क्या बन गया, NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। ओके, तो ये 2 स्टेप हो जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन बनती है वैसे ही इमिडिएटली वो कुछ और नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ये चीज होती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस एट द एंड नहीं बनती जब भी मेटल रिएक्ट कर रहा होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, उल्टा आपको वाटर मिलता है और साथ में कोई ना कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखने को मिलता है जो लिबरेट हो रहा होता है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो आपको ये चीजें दिमाग में रख लेनी है। चलो अभी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इसी में नाइट्रिक एसिड में ही है। सम मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3। है ये क्यों, ये तो रिएक्टिव है, ये नहीं HNO3 में डिसॉल्व करते, क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। यू नो दैट, जैसे एल्यूमिनियम का तो बड़ा हमने फेमस एग्जांपल है,
कि एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन जाता है ना, ये बड़ा ही इनर्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, वो जो कोर में एल्यूमिनियम होता है उसको फर्दर रिएक्ट नहीं होने देता, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ एक मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट ना करेंगे तो उसका रीजन क्या है, कि उनकी सरफेस पे ये फिल्म बनी हुई है, उनकी प्रोटेक्टिव फिल्म, जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम। अगर आप रिएक्ट करवाना ही चाहते हो, आपको नहीं, आपको मचा हुआ कि नहीं मैं तो रिएक्ट करवा के छोड़ूंगा, ठीक है, तब क्या करो, इनको मेटल को पहले रिएक्शन से पहले उसको सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर देना उसकी सरफेस को, सो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो पूरा का पूरा लेयर है वो उतर जाए। उसके बाद जो अंदर एल्यूमिनियम एक्सपोज होगा वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आगे अगले पॉइंट में आपको शो किया हुआ है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, सॉरी नाइट्रिक एसिड जो है वो तो नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव HiO3, NO2 एंड H2। ओके, हम कहते हैं ना कि कई रिएक्शनों में जहाँ पे आयोडीन लिबरेट होती है तो उस टाइम इक्विलिब्रियम शिफ्ट करवाने के लिए हम उसमें HNO3 डाल देते हैं, सो दैट आयोडीन जो है, जैसे आयोडीन प्रोडक्ट की तरह बनती है, हमने ऑर्गेनिक में कई बार किया है, आयोडीन जब प्रोडक्ट की तरह बनती है तो इस रिएक्शन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करवाने के लिए हम आयोडीन को कैसे रिमूव करते थे, HNO3 डाल देते थे, सो दैट आयोडीन जैसे बने वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाए। ओके, अगर आयोडीन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वो उस रिएक्शन के को बैकवर्ड नहीं ना धकेल पाएगी, वो रिएक्शन पूरा का पूरा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे सल्फर जो है जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो ये आपने कुछ एक पॉइंट दिमाग में रखने हैं। ये वाले कुछ एक रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करके लिखे हुए हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखे हुए हैं, तो ये रिएक्शन आपको याद हो जाने चाहिए। कैसे याद करने हैं, आपको बस ये याद रखना है कि आयोडीन जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस HiO3। इसको हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं शायद, मेरे को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, हाइड्रो आयोडिक एसिड है शायद ये। ओके, है ये भी एसिड ही है। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ NO2 एंड वाटर, उसके बाद बैलेंसिंग तो कर ही दोगे आप। ओके, सिमिलरली एसिड के साथ जब आपका HNO3 रिएक्ट करता है, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, बने वही क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट वही है इसका, कि जब भी आपका नॉन मेटल, जैसे यहाँ पे नॉन मेटल्स है ना ये दोनों, रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ अनदर एसिड जिसमें वो नॉन मेटल इन्वॉल्व होगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी द प्रोडक्ट। उसके बाद बैलेंसिंग अलग अलग हो सकती है। ओके, उसके बाद नाइट्रिक एसिड जैसे ही हमें दिखा, हमें याद आया नाइट्रिक एसिड में कौन सा एनायन होता है, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस शायद आपने +1 में करी होगी, +2 में भी होती है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में नाइट्रेट आयन के लिए बड़ा एक फेमस टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी ब्राउन रिंग टेस्ट। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नहीं आपको नहीं, आधों को करवा दिया हुआ है, आधों को भी करवाना है, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ओके, और ये टेस्ट बड़ा फेमस है। जब भी आप हमें डिटेक्ट करना हो ना नाइट्रेट आयन को, तब हम यही वाला टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट तो कई सारे हैं वैसे नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए, बट हम मेजरली ये ब्राउन रिंग टेस्ट करवाना पसंद करते हैं। उसमें हम करते क्या है, जैसे मान लो ये वाला सोल्यूशन है, हमें सस्पेक्ट है कि इसमें ये वाला जो सॉल्ट का सोल्यूशन है, ये सॉल्ट ऐसा है जिसमें नाइट्रेट आयन है। हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड FeSO4 का सोल्यूशन डाल देते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि अगर आपका नाइट्रेट आयन हुआ तो नाइट्रेट आयन Fe+2 आयन जो यहाँ से FeSO4 से बनेंगे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड Fe+2 आयन के साथ, आपको पता है Fe+2 आयन जब इनका सोल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। वाटर इज अ गुड लिगेंड, तो वाटर के 6 वाटर मॉलिक्यूल उसके अराउंड ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, जैसे एक साइड से भी वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गया ऐसे। ओके, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लाइक दिस। वाटर के मॉलिक्यूल्स आयरन के Fe+2 के अराउंड ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, इसको एक स्पीसीज बोलेंगे हम। ओके, तो Fe+2 आयन जो होते हैं सोल्यूशन में, जैसे आपने FeSO4 डाला, उसमें से कुछ Fe+2 आयन जो है वो तो रिएक्ट करके नाइट्रेट आयन के साथ इन ऑर्डर टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, और कुछ एक Fe+2 आयन के जो फ्री पड़े थे, उन्होंने वाटर के साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है,
नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोल रहे हैं, इसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ये वाला। ओके क्लियर। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है दैट इज ब्राउन। मतलब जैसे ही आपने वो वाला सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रेट आयन था उसमें FeSO4 और H2SO4 डाला, बट यू विल गेट अ ब्राउन रिंग। जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे यहाँ पे ब्राउन रिंग बननी शुरू हो जाती है, ये देखो। ओके सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्राउन रिंग टेस्ट। ओके ऐसे ये एक रिंग सी बनती है जिसको ब्राउन रिंग बोलते हैं। क्लियर। और इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या एक पॉइंट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आयरन की प्लस दो ही ऑक्सीजन स्टेट मेन होती हैं, Fe+2 और Fe+3। ओके क्लियर। तो आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें आयरन की जो है वो +2 स्टेट होगी या +3 स्टेट होगी? जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, ठीक है, आप में से कईयों कईयों को आता भी है, ओके, उनको दिख रहा होगा कि ये +2 स्टेट में है। ओके बट एक्चुअल में ये एक एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है जिसमें आयरन अपनी +1 स्टेट में होता है। ओके और ये आयरन +1 स्टेट में कैसे बना? शुरू में जो इसमें तो आयरन +2 स्टेट में था। ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इस आयरन को दे देता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाने गया ना यहाँ पे बीच में, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया, जिसकी वजह से ये +2 से +1 स्टेट में चला गया। और ये खुद किस स्टेट में होता है? +1 स्टेट में। ठीक है तो इसमें ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। NO इज इन NO पॉजिटिव फॉर्म इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो ब्राउन रिंग वाला कॉम्प्लेक्स है। एंड Fe इज इन दिस इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जो Fe है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके तो ये इसके बारे में कुछ एक खास पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके वैसे मैंने अपना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब वो करेंगे, जिन्होंने नहीं किया तब आपको ये वाला दोबारा इसकी नेमिंग वगैरह कैसे है वो भी बताएंगे। ओके अभी तक के लिए जो आपको मेन पॉइंट दिमाग में रखना है वो ये है। ओके सो ये था आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, ये इसका पिक्टोरियल आपका रिप्रेजेंटेशन हो गई। ओके और वैसे रियलिटी में ऐसे बनते हैं, ये बनती है ब्राउन रिंग। उसके बाद लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के यूज कहाँ कहाँ यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये अमोनियम नाइट्रेट ही है, सॉरी, अमोनियम नाइट्रेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ओके और कई सारे फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। ओके जैसे एक्सप्लोजिव में भी यूज होते हैं नाइट्रेट्स। ठीक है जैसे ये ब्रेक्सिट में जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कह सकते उसको, जो एक्सप्लोजन हुआ था। ओके उसमें क्या था? उसमें वही वो अमोनियम नाइट्रेट ही था जिसकी जो एक्सप्लोड हुआ था, उसकी एक्सेस अमाउंट थी। ओके सो ये कई तरह के नाइट्राइट्स बनाने में यूज होता है, जो एक्सप्लोजिव में यूज होते हैं, और कई सारे पायरोटेक्निक्स में यूज होता है। पायरोटेक्निक्स क्या होता है? जिनमें हीट को रिस्पॉन्ड करने वाले कंपाउंड बनाए जाते हैं। पायरो स्टैंड फॉर टेम्परेचर। ओके और कई सारे फर्टिलाइजर भी होते हैं, बनते हैं। उसके बाद इन एचिंग ऑफ मेटल्स एंड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो आपको पता ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है। एचिंग ऑफ मेटल मतलब मेटल की सरफेस के ऊपर सरफेस को थोड़ा सा रफ बनाने के लिए, दैट इज मीनिंग ऑफ एचिंग ऑफ मेटल्स। ओके सो दीज आर सम यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके सो दैट्स इट। हमने नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड करने थे वो कर लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमने फास्फोरस के कुछ कंपाउंड शुरू करने हैं। हम ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने हर ग्रुप के पहले 2 मेंबर के कंपाउंड्स को डिटेल में भी पढ़ना है। एक तो हमने जनरल ट्रेंड पढ़ना है सब हर ग्रुप का, उसके बाद उनके पहले दो एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है उनको पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन के हमने कंपाउंड पढ़ लिए, अमोनिया, उसके ऑक्साइड्स, उसके बाद नाइट्रिक एसिड पढ़ा। ओके डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ी। ऐसे ही फास्फोरस के लिए हम पढ़ेंगे। ओके उसके बाद हमारा ग्रुप 15 ओवर हो जाएगा। फिर ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और सल्फर के लिए कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ओके लाइक दिस। बट आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करेंगे।